को जो है वो अचीव होने से थोड़ा सा पहले यू कैन क्योर, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया कि जो मैकेनिकल फेलियर होता है वो किस तरह से हो सकता है और किस तरह से उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द पॉलीमर्स और ऑफ द मटेरियल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस कोर्स का। तो जो इस कोर्स की रिकमेंडेड बुक्स हैं वो है ये वाली, मैक्रो मोलेकुलर मैकेनोकेमिस्ट्री, दिस इज पार्ट 1, और क्लोपेट्रा की है ये बुक, ओपेरा की और ओपेरा की, और जो अली एस आर्गोन की बुक है फिजिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ पॉलीमर्स, और इसके अलावा नेस्टर की बुक है फ्रैक्चर मैकेनिक्स की। ये आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं। ये बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आई विल सेंड दीज बुक्स थ्रू ईमेल टू CR एंड ही विल प्रोवाइड यू दीज बुक्स इन द सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। आपके पास आप इन टॉपिक से रेलिवेंट कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट एनी सोर्स और एनी टाइप ऑफ द बुक जो आपको इससे रेलिवेंट लगती है। जो जब हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो जो हमें टॉपिक से रेलिवेंट लगेंगी आप वो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो बुक्स हैं जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और इन एडिशन टू दैट मैं आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी इन द सॉफ्ट फॉर्म जस्ट जैसे जो आज का लेक्चर है वो है अबाउट द पॉलीमर्स, ठीक है। तो पॉलीमर्स का बैकग्राउंड, उसके बाद कुछ जो भी इसके साथ रिलेटेड टर्म्स है, जैसे आपने कॉन्टेंट्स में देखा कि यहाँ पे पॉलीमर्स है, यहाँ पे सुप्रामोलिक्यूल्स की टर्म है, ठीक है। और मैं आपको मटेरियल्स का अगर बार बार कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि दीज आर सम काइंड ऑफ द फ्रीक्वेंट टर्म्स विच आई कैन यूज ड्यूरिंग द लेक्चर्स। और ये तो इससे बेहतर है कि बजाय इसके कि हम डायरेक्टली तो थ्योरी स्टार्ट कर दें जिसमें उसकी डिफॉर्मेशन हो रही है, तो आई हैव प्लान कि हम पहले एक दफ़ा थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएं कि पॉलीमर्स क्या थे, मटेरियल कंपोजिट मटेरियल्स क्या थे, और ये सुप्रामोलिक्यूल्स ये कौन कौन सी टर्म्स है, क्या ये है, ताकि हम जब इसका मैकेनोकेमिस्ट्री स्टडी करें तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए। तो अब आप में से आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब हम एक तरह से उसको रीस्टार्ट करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए वी विल स्टार्ट विद द पॉलीमर्स। तो जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है दैट इज अबाउट द पॉलीमर। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स हैं these are the long chain molecules। तो you can see कि जो इसमें ये ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपका जो मेन चेन होती है या जो बैकबोन चेन होती है वो इटसेल्फ बनती है स्मॉल पार्टिकल से। नाउ दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी विच इज कॉमनली प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ द मटेरियल्स, बिकॉज जो मटेरियल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह से रिपीटिंग यूनिट्स के बने। ऑल द मटेरियल्स विल नॉट बी मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो डेफिनेटली एक ही उनका स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम कहते हैं कि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें रिपीट यूनिट नहीं है, एक वो कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है। एंड सेकेंडली जब हम पॉलीमर पढ़ते हैं या पॉलीमर कौन से मटेरियल्स हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें एसेंशियली देयर आर द स्मॉलर पार्टिकल्स और द स्मॉल पार्ट्स विच ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म द बिगर मॉलिक्यूल्स। तो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे आपको रेड स्केयर्स में नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं विच कैन ज्वाइन, और ये ज्वाइन होने के बाद एक बड़ी चेन बना देते हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। और ये जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, ये जो जितने आपको यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं ये होते हैं इसके मोनोमर्स। ये कुछ भी हो सकते हैं, इनका कोई भी नंबर हो सकता है। टेक्निकली हम जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स अब कोई तो हम नंबर डिफाइन करना चाहेंगे ना कि कौन सा यूनिट है, आखिर एक है, 2 है, 10 है, 15 है, कितने हैं जो ज्वाइन करें तो पॉलीमर बनेगा। तो बेसिकली 1 to 100 के यूनिट्स अगर ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये ओलिगोमर्स हैं। अच्छा, अब ओलिगोमर और पॉलीमर बेसिकली दोनों के अंदर ये आर जस्ट द डिफरेंस इन द टर्मिनोलॉजीज। जब आप यूनिट्स ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं तो बेसिकली यू आर फॉर्मिंग द पॉलीमर्स, ठीक है। और जब आपके यूनिट ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो जो यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, दे आर द मोनोमर्स। अब वो कोई किसी भी टाइप का यूनिट हो सकता है, ठीक है। और ये जो चेन अब बनी है, अगर इसमें 10 है, 15 है, 20 है, दैट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ठीक है, और एनी नंबर।
अगर हम ये तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर यूजुअली अगर 1 to 100 तक का हो तो वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, स्मॉल पॉलीमर होता है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको कह देते हैं कि दिस इज एन ओलिगोमर। कि इसमें इतने तक के यूनिट्स अगर हो जाते हैं तो यू डोंट नेसेसरली गो टू द टर्म ऑफ द पॉलीमर, बिकॉज जो पॉलीमर होता है दैट इज ऑलवेज फॉर बिगर यूनिट्स, जितना बड़ा बड़ा यूनिट्स आएगा तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं इस टर्म को। हाउएवर ओलिगोमर्स जो हैं वो रिलेटिवली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो जो ओलिगोमर होगा ये स्मॉल यूनिट से मिलकर बनेगा पॉलीमर की तरह, लेकिन जो ओलिगोमर होगा उसमें आपका जो चेन होती है वो स्मॉलर हो सकती है, ठीक है। पॉलीमर के केस में द चेन इज ऑलवेज द बिगर चेन, और ओलिगोमर के केस में एटलीस्ट यू कैन जस्ट काउंट कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सो यू कॉल देम द मोनोमर, द डाइमर, द ट्राइमर, द लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से जो डेकामर तक के होते हैं, मतलब अगर आपके पास 10 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट हैं, 3 यूनिट है, तो यू डोंट नेसेसरली गो टू द टर्म पॉलीमर फॉर दैट। पॉलीमर्स हैं, दे आर द वेरी लार्ज स्ट्रक्चर, चेन लाइक इन स्ट्रक्चर। चेन तो ऑब्वियसली बनेगी, जैसे आपके पास तस्बीह है तो उसमें छोटे छोटे अब 100 है, 101 है, ये आपकी एक पूरी की पूरी चेन बन गई है और सारे के सारे स्मॉलर यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट्स होते हैं अब इन्होंने कनेक्ट होना है, ठीक है। कनेक्टिंग इनकी जो है वो है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो जो कन्वेंशनली अगर हम पॉलीमर्स कहते हैं तो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड लाजमी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर जो डोमिनेट एक फोर्स है ना, जो डोमिनेट उसका बॉन्ड होता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर आप एक कन्वेंशनल आई मीन कि जो कॉमनली हम आप कहते हैं ना, जब किसी को टर्म पॉलीमर कहेंगे तो हमेशा माइंड में वो वाला पॉलीमर आएगा या वो मटीरियल आएगा जिसमें वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ एसेंशियली कनेक्टेड होगा। और जो बाकी फोर्सेस हैं, जैसे जो सेकेंडरी फोर्स, ये तो उसकी प्राइमरी फोर्स हो गई, ठीक है। जो सेकेंडरी फोर्सेस होंगी that may be the hydrogen bonding, that may be any kind of the van der Waals forces or any kind of other forces, वो उसकी है supporting forces और the secondary forces। तो पॉलीमर का जो है वो कोवलेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, और अगर वो कोवलेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो then that may be the supramolecular, ठीक है। तो सुप्रा को बाद में स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ आज पॉलीमर का ही रिव्यू करते हैं। तो इसलिए जो पॉलीमर है ये हमारे इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास चेन लाइक स्ट्रक्चर है। पोले मीन्स मैनी, ठीक है, और मस्ट बी पार्ट्स। दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म कि पॉलीमर जो है वो इस तरह से स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट के साथ बना होता है। दिस इज सम काइंड ऑफ द एग्जाम्पल्स जिसमें हमारे पास जो रिपीट यूनिट है वो इथीलीन का हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास जो मोनोमर होगा वो ये इथीलीन का मोनोमर होगा, और जब इसका पोले लगा देते हैं तो मतलब है कि दैट इज यूनिट इज गोइंग टू बी रिपीट इटसेल्फ नाउ। वो अब 100 टाइम खुद को रिपीट करे, वो खुद को 200 टाइम रिपीट करे, 300 टाइम करे, 1000 टाइम करे, मिलियंस टाइम करे, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसिंग। आप जितना मोनोमर्स प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो जो आपका मॉलिक्यूल है वो बिगर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये जो है इथीलीन हो सकता है, that may be vinyl chloride, that may be polypropylene, or maybe any kind of the polymers. You can find a lot of the example in the books of this material. तो इस तरह से ये जो है हमारे पास जो पॉलीमर है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड दिस इज सम काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। अच्छा क्लास इसमें ऐसा है कि ये जो जैसे इस मीटिंग का जो टाइम होता है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो अभी इसके ना 10 मिनट्स रह जाएंगे, तो 10 मिनट्स के बाद मैं इसको रिकनेक्ट करूँगी तो आपने इसको रीज्वाइन कर लेना है। इससे कि जो जूम की मीटिंग है वो सिर्फ 30-40 मिनट्स की होती है, तो ये 10 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होगी। तो मैं दोबारा से रिक्रिएट करूँगी मीटिंग, तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना ताकि हम लेक्चर कंप्लीट करें। तो जो पॉलीमर की कॉम्पोजिशन है इसमें, अच्छा अब कॉम्पोजिशन में मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाई है एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपको इथीलीन की और इसकी पीवीसी की और पॉलीप्रोपिलीन की एग्जाम्पल दिखाई है। तो एक जो कॉमन चीज़ है कि जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन इज द मेन यूनिट्स, पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, तो इसलिए ये जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मेन यूनिट, यूजुअली यही मेन यूनिट होता है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हम स्टायरीन को ले सकते हैं जिसमें बेंजीन रिंग का यूनिट लगा हो सकता है, इसमें अल्कोहल ले सकते हैं, पीवीए ले सकते हैं, कोई भी यूनिट्स ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो यूनिट्स होते हैं वो जो फंक्शन ग्रुप होता है वो वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमनली जो कन्वेंशनल पॉलीमर्स जिनको कहते हैं, जिनको पेट्रोलियम बेस्ड हम कहते हैं, तो उनके अंदर जो प्राइमरी एक कंपोनेंट होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोनेंट होता है, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा
जो है वो कोई भी और कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब कार्बन यू नो वेरी वेल कि कार्बन की अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसने 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं और वो 4 बॉन्ड्स बनाने में इट कैन डेवलप द बॉन्डिंग एनी अदर काइंड ऑफ द ग्रुप। तो इसलिए इसको करना, इसके साथ बॉन्डिंग डेवलप करना वो इस तरह से बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है कि हमारे पास जो वैरायटी होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये जो है पॉलीमर्स, अब क्या हुआ है हमारे पास, दीज आर द यूनिट्स विच आर derived from the other units or the small parts, including monomer कहाँ है, it comes from a Greek word जिसको हमने combine कर लिया है। अच्छा, अब एक टर्म आती है मैक्रोमोलिक्यूल्स। इज दैट द मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल और जो पॉलीमर्स होते हैं, अगर आप इसको ट्रूली कहें कि आते द सेम टर्म्स, तो नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर हमेशा सेम हो, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पॉलीमर के अंदर यू ऑलवेज डिफाइन कि पॉलीमर में ऐसा यूनिट होगा जिसमें स्मॉल पार्ट्स होंगे, लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका यूनिट हमेशा स्मॉल पार्ट्स ही का हो। ठीक है, पॉलीमर के केस में तो यूनिट में भी, लेकिन मैक्रो में हो सकता है आपके पास एक ही लार्ज यूनिट हो, जैसे हम कहते हैं ना बकी बॉल में कार्बन 60 एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही स्ट्रक्चर जो है वो नेटवर्किंग कर लेता है और उससे बना, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। जरूरी नहीं कि उसमें सारे के सारे हम रिपीटिंग ले, डायमंड की बहुत ऐसी फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे एलोट्रोप्स हो सकते हैं जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि यूनिट उस तरह से एक रिपीट मोड को फॉलो करे। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो है दैट कैन बी, ठीक है, दैट कैन बी पॉलीमर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉलीमर की डेफिनेशन पे पूरा उतरे कि उसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हमेशा से इस तरह से प्रेजेंट हो। अगर तो आपको श्योर है कि प्रेजेंट है तो द मोर प्रिसाइज टर्म फॉर दैट इज द पॉलीमर। लेकिन चूंकि लार्ज मॉलिक्यूल और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कंबाइन करने में जो है वो कोई ज़्यादा तो एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो है समटाइम्स नेचर के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिकली कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकता है जिसमें जो यूनिट होता है वो इटसेल्फ ही बिगर यूनिट होता है, हालांकि उसके अंदर किसी चीज़ की के मोनोमर्स होते हैं वो ज्वाइंट नहीं हुए होते। तो अगर ये सिचुएशन है तो इट इज़ बेटर कि अगर वो एक सिंगल यूनिट है तो सिंगल यूनिट भी तो बड़ा यूनिट हो सकता है, तो जो सिंगल यूनिट है और वो बड़ा यूनिट हो गया तो बेटर कि आप उसको मैक्रोमोलिक्यूल कहें। लेकिन अगर आपका पॉलीमर है एंड यू वांट टू से इट दैट इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, तो यस इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल, इट इज अ काइंड ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। और अगर आप प्रिसाइजली करें इसको टर्मिनोलॉजी करेंगे तो देन इट इज अ पॉलीमर। तो इस तरह से जो बड़े जो यूनिट्स होंगे जितने मैक्रो स्टेट्स में हम यूज करते हैं, तो मैक्रो स्टेट की टर्म हम बेसिकली दोनों यूनिट्स के लिए यूज करते हैं, पॉलीमर्स के लिए भी यूज करते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए भी यूज करते हैं। मोर प्रिसाइजली आप दोनों टर्म्स को अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉलीमर को कहे हैं कि इट अ मैक्रोमोलिक्यूल, तो यस इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीमर की डेफिनेशन अगर आप कहेंगे तो क्या होगा, तो आप प्रिसाइजली ये बताएंगे कि इट विल बी दैट मैक्रोमोलिक्यूल जो बना किस तरह से है, वो बना इस तरह से है कि उसमें छोटे यूनिट्स ज्वाइन हुए हैं और ज्वाइनिंग के बाद दे हैव बिकम अ बिगर यूनिट्स। तो दिस इज अ वेरी शार्प डिफरेंस जिसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमारे पास पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से कंबाइन है। तो जो पॉलीमर्स का जो स्मॉल यूनिट होगा वो मोनोमर होगा, और जो आपके पास सिंगल एंटाइटी होगी मतलब एक ही यूनिट होगा और वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा, तो उसका स्मॉलर यूनिट होगा ही नहीं, वो खुद ही एक सिंगल एंटाइटी है, उसको जरूरत नहीं है। तो पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड एज प्लास्टिक्स है, इलास्टोमर्स है, फाइबर्स है, इसको हम आगे भी देखते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स होती है वो डिपेंड करती हैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, मोलेकुलर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऊपर, ब्रांचिंग के ऊपर, क्रॉस लिंकिंग के ऊपर। These are some kind of the properties of the polymers which are very essential for the polymers, और इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही कोई भी जो पॉलीमर होता है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो होती हैं उनके अंदर यूज होता है। अच्छा, तो अब इसमें ये जो स्लाइड्स हैं आई हैव क्लिप्ड दैट स्लाइड्स, तो आप इस तरह की कोई भी जो डेफिनेशंस या कुछ इस तरह से यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट। तो ये जो डेफिनेशन अब आपके पास क्या आ गई पॉलीमर्स की, दीज आर द हाई मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स। हाई मोलेकुलर वेट ये ओरिजिन से ओरिजिनेट करेगा जब आपके स्मॉलर यूनिट्स बन रहे होंगे, तो ये अल्टीमेटली आपके पास जो भी मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी ऑफ द हाई मोलेकुलर वेट। सो दीज आर द हाई मोलेकुलर वेट कंपाउंड्स
compounds whose structures are composed of a large number of the simple repeating units. The repeating units are usually obtained from low molecular weight simple compounds referred to as monomers. So this is the proper definition. कुछ जगहों पे कुछ बुक्स के अंदर जब आपको ये डेफिनेशन मिलती है तो इस डेफिनेशन के अंदर ये बात मेंशन होती है कि वो जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये हर जो बहुत सारी फेमस जो बुक्स हैं पॉलीमर्स के उसमें वेरी करता है कि कुछ के अंदर ये बात मेंशन होगी कि वो रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और समटाइम्स ये जो है ये मेंशन नहीं होता, बट इट इज ऑलवेज ट्रू कि जो पॉलीमर्स होते हैं उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मतलब इट इज आवर अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो मेंशन है या नहीं है, वी गो विद दिस। मोनोमर इसका है स्मॉल पार्ट, वो यूनिट जिससे पॉलीमर बना है। जैसे हमारे घर, हमारी बिल्डिंग्स ब्रिक्स से बनी है, एंड ब्रिक्स इज द मोनोमर फॉर दैट बिल्डिंग और दैट वॉल और दैट हाउस। इसी तरह से वो जो एक यूनिट है दैट इज द मोनोमर। तो मोनोमर इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल और स्मॉलर मॉलिक्यूल व्हिच कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द पॉलीमर कंबाइन। तो इस तरह से हमारे पास इथिलीन, विनाइल क्लोराइड, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन, एक्रिलोनाइट्राइड, पीवीए, बहुत सारी जो है हमारे पास इसमें टर्म्स में जो है वो पॉलीमर डेवलप होते हैं। तो ये जो पॉलीमर है, अब अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन इसकी बहुत सारी टाइप्स की होती है, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज होता है। सोर्सेज कौन से हैं, इसके स्ट्रक्चर बेस पे क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी यूसेज क्या है। तो बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है इसकी पॉलीमर्स की क्लासिफाई करने के लिए। तो हम उसमें से सिर्फ जो मेन 2 to 3 कैटेगरीज है हम सिर्फ उसमें से गो थ्रू होंगे। बाद में जो मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगी, यू कैन थॉरोली स्टडी दैट बुक टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन एज अ होल। तो अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज इसको डिफाइन करते हैं तो इट कम्स फ्रॉम बेसिकली द 2 सोर्सेज। एक होता है नेचुरल सोर्सेज और एक होते हैं इसके सिंथेटिक, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर्स हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। और अगर हम इसको ज़रा डिफाइन कर ले कि अच्छा इसके इन बिटवीन भी कुछ हो सकता है, तो येस यू कैन से द सेमी सिंथेटिक काइंड ऑफ द पॉलीमर्स। जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि वो ऐसे सोर्स हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं और नेचर में प्लांट्स हैं, नेचर में एनिमल्स हैं जो मेन यूनिट्स हैं, और इसी में सारी यूनिवर्स है। तो इस तरह से जो नेचुरल हमारे पास आते हैं उसमें हम खुद एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल होते हैं एक पॉलीमेरिक यूनिट्स की। हमारे अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स प्रेजेंट है, तो प्लांट्स जो हैं वो मेन सोर्स हैं। तो इस तरह से जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनमें दोनों सोर्सेज प्रेजेंट है। प्लांट्स में भी प्रेजेंट है जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं, हमारे पास प्रोटीन जैसे अमीनो एसिड से बना होता है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है, दीज आर ऑल द नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल पॉलीमर्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स एसेंशियली दोस्त पॉलीमर्स हैं जो चाहे मिमिक करने के लिए बनाए गए या फिर उनका कोई अपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू से। मिमिक से मेरा मतलब है कि जैसे हमने फार्मास्यूटिकली बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाई जो बेसिकली हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हाँ आप अपने घरों में आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर, दोनों का जो मेन पर्पस है, मेन जो उनकी स्कीम होगी दैट विल बी द सेम, कि दोनों जो है स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट के साथ बने होते हैं। इन बिटवीन कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आ जाते हैं, तो दे आर सेलुलोज डिराइव्ड, और यू नो सेलुलोज के अलावा भी जैसे रबर की डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि कोई भी मटेरियल हो सकता है जिससे डिराइव पॉलीमर्स हो सकते हैं। तो ये जो है ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। तो इस तरह से हम इसको ब्रॉडली डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द सोर्सेज के ऊपर। तो ये हमारे पास ये मेन कैटेगरीज आ सकती हैं। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ये उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से जो मोनोमर्स हैं, पॉलीमर्स हैं, वो किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं। तो देयर मे बी द लीनियर पॉलीमर, देयर मे बी द but they will be the network polymer, they may be the constant polymer, तो डिफरेंट उनकी टाइप्स आ सकती हैं। तो जो लीनियर पॉलीमर होता है ये वो पॉलीमर होते हैं जिनमें लीनियर चेन्स डेवलप होती है। जैसे आपका जो मोनोमर होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, वो सिंगल यूनिट्स के साथ कंबाइन हुआ होता है। तो इसमें जैसे ये चेन है यहाँ पे, तो ये जो चेन है ये देखिए एक ही लाइन पे चल रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर होती रहेगी। तो इसको हम कहते हैं कि सिंगल चेन है। अब उसके अंदर
कॉइलिंग हुई नहीं हुई, दैट्स अनदर थिंग कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसमें ये वेव लाइक स्ट्रक्चर ऊपर बन रहा है, ठीक है, ये नीचे वाली स्ट्रेट चेन है, बट द पॉइंट इज कि जो यूनिट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो एक सिंगल लाइन में हैंड टू हैंड ज्वाइन जैसे होता है, इस तरह से यूनिट ज्वाइन होते हैं इन द लीनियर पॉलीमर्स। और इसमें ये जो वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मेन इसमें इंटरेक्शंस होती हैं, बट दीज आर द सेकेंडरी इंटरेक्शंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बिकॉज जो फर्स्ट इसकी जो होती है ज्वाइनिंग दैट इज डेफिनेटली ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, तो उसके बाद एडिशनल बॉन्डिंग जो आ जाती है। तो इस तरह से ये जो आपको इसके अंदर छोटे छोटे वो ब्लैक कलर के वो बॉन्ड्स से नजर आ रहे हैं, बॉन्ड आर नॉट वेरी मच एक्सटेंडेड हियर, बट दैट इज एक्चुअली द कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो फिर आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं, दे आर द मोनोमर्स। तो ये मोनोमर्स कंबाइन करते जाएंगे तो जितनी मर्जी लंबी चेन बनाते हैं, तो दीज आर द लीनियर पॉलीमर्स। देन देयर इज द ब्रांच्ड पॉलीमर्स। तो जो ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि ब्रांचिंग में स्टार्ट एट एनी एंड। अब एनी एंड का मतलब ये है कि जहाँ पे फिजिबल लगेगा, जहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जहाँ पे कोई आके अटैक कर सकता है फॉरेन ग्रुप, तो वहाँ पे ब्रांच होती है, उसको डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज द सेकेंडरी ब्रांचेस जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो अच्छा, अब ब्रांच जो होती है वो मेनली जो कनेक्ट हो रही होती है वो कोवलेंट के थ्रू ही कनेक्ट हो रही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोवलेंट के थ्रू ही हो। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन एक तरह से कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड जो फोर्सेस होती हैं वो भी उस पर जो है वो इम्पैक्ट करती हैं उस चीज को के साथ वाली जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से। तो इसलिए जो ब्रांचिंग होती है दैट मे स्टार्ट एट एनी एंड। तो जो पॉलीमर चेन्स होती हैं, लास्ट वाली स्लाइड में आपने देखा कि वो एक लीनियर स्ट्रक्चर था, और इस वाली स्लाइड में देखें कि इसमें ये जो ब्रांचेस हैं दैट मे ओरिजिनेट एट एनी एंड। और ब्रांचिंग कोई लिमिट नहीं है, मतलब ब्रांचिंग कहीं से भी हो सकती है। जैसे आप ट्रीज देखें ना कि ट्रीज की जो ब्रांचिंग है वो कहीं भी जा सकती है, वो कितने ही ग्रो कर सकती है। बहुत सारी वैरायटी है ट्रीज में हमारे पास, जिसमें जो ब्रांचेस हैं कुछ शॉर्ट है, कुछ ड्वार्फ ट्रीज होते हैं, कुछ टॉल ट्रीज होते हैं। तो वो जो उनकी वो वेरी कर जाती है कि किसी की ब्रांचेस जो है वो कितनी लेंथ उस पर जाती हैं, कितनी उनकी लेंथ, कितनी उनकी हाइट कितनी जाती है, और फिर ये कि वो किस हिसाब से उनकी जो है वो ग्रोथ हो, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एक दफा ब्रांच कह देंगे तो नाउ दैट इज यू नो सम काइंड ऑफ द अनकंट्रोलेबल थिंग्स। ब्रांचिंग कहीं किसी एंड से स्टार्ट हो सकती है पॉलीमर में, जहां पे भी फिजिबल कंडीशन मिलेंगी। तो जो फाइबर्स में अलाइन पैरेलल एज इन द फाइबर और सम प्लास्टिक शीट, दिस लीड टू द इनएबिलिटी ऑफ द चेन्स टू पैक वेरी क्लोजली टुगेदर। तो ऑब्वियसली अगर आप चेन को पैक करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो ब्रांच को तो हो सकता है ब्रेक करना पड़ जाए, तो ऐसा तो फिजिबल नहीं है फिर। तो इसलिए जो है ये अब डिफरेंट हो जाएंगे लीनियर वाले से, और इधर आपकी जो चेन पैकिंग होती है थोड़ी सी टफ हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है इन केस ऑफ ब्रांच्ड चेन। हाँ, अगर आप उसको चेन को इस तरह प्रोवाइड करते हैं, को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो फिर उनकी अलाइनमेंट मूव करने की ईजी होती है। ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि उनकी अलाइनमेंट ईजी हो जाती है, ये उनका मूवमेंट ईजी होती है, दैट्स अनदर पार्ट, दैट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ द पॉलीमर्स दैट फॉल्स इनटू इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इस तरह से ये हर जो इसका पॉइंट है पॉलीमर्स का, दैट डिफर्स विद द प्रॉपर्टीज और द थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्किंग। अब अगर आप पिछले वाली स्लाइड को और इस स्लाइड को क्लोज व्यू करेंगे तो आपको जो नेटवर्क होता है, आपने देखा ना, नेट जो होता है वो हमेशा एक बाउंड्री होती है उसकी, वो होता है, उसके अंदर ब्रांचिंग होती है, उसके अंदर कनेक्टिविटी होती है, बट डेफिनेटली इट वुड हैव सम काइंड ऑफ द वो ब्रांच नजर नहीं आती। ब्रांच में देखिए यहाँ से ब्रांच निकली, यहाँ से ब्रांच निकली है, इधर अंदर की साइड पे ब्रांचेस हैं, इधर कोई ब्रांच कहाँ जा रही है। लेकिन जब आप नेटवर्क कर रहे होते हैं तो नेटवर्क में आप देखिए दिस इज ऑलवेज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर व्हिच मे कंटेन द ब्रांचिंग इनसाइड दैट, और देयर इज अ पेनिट्रेशन ऑफ द ब्रांचेस इनसाइड दैट नेट। ठीक, तो नेट जो होता है हमेशा एक वो बड़ी प्रिसाइज सा होता है, इसलिए नेट जो होता है आपने देखा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। नेट जो होता है, नेट को ब्रेक करना इतना इजी होता। लीनियर चेन को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ब्रांच को तोड़ना टफ हो जाएगा, और नेट को तोड़ना तो आपके लिए उसको ब्रेक करना उससे ज्यादा टफ हो जाता है। तो दिस कैटेगराइज इट्स मैकेनिकल एस्पेक्ट और द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज वेल। तो जो हमारे पास क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क आ जाता है, दे आर यूजुअली फॉर्म बायफंक्शनल, ट्राइफंक्शनल और कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू होंगे। फिर इसमें जो वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खुद को इस तरह से पेयर करते हैं। तो जो ये अब देखिए इसमें ये डिफरेंट टाइप्स दिखा दी हैं नेट की, और मैंने आपको ये कहा कि जो नेट होता है उसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि देखिए इसकी कोई ना कोई बाउंड्री होती है जिसके अंदर अंदर सारा वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है।
तो इसमें ये इसकी पॉलीमराइजेशन जो होती है वो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, जस्ट की पॉइंट्स व्हिच हैज बीन रिटन हियर, many rubbery polymers are cross-linked to modify their mechanical properties. In that case it is called as vulcanization. और amorphous polymers हो सकते हैं हमारे पास, और crystalline polymers होते हैं which make the structure of their own according to their properties. तो इस तरह से ये जो है हमारे पास क्रॉस लिंक्ड जो स्ट्रक्चर और ये जो हमारा नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से वेरी कर सकता है। तो जो क्रॉस लिंकिंग होती है उस वाले में भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो बेसिकली नेट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। यूजुअली जो ब्रांच होता है उस तरह से ब्रांचेस होती हैं अवेलेबल फ्री साइट्स नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर कंज्यूम हो गई होती हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास जो नेट के स्ट्रक्चर बनते हैं ये आर यूजुअली द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, दे मे बी ऑफ हाई मोलेक्युलर वेट और लाइक दैट। अब अगर आप इसको कैटेगराइज कर ले तो आप कहेंगे कि आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपके पास नेटवर्क स्ट्रक्चर आ जाता है विच में बी क्रॉस लिंक्ड इनसाइड द नेट। और ये जो इनकी अगर आप स्ट्रेंथ कहेंगे तो फिर आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है इनकी लीनियर जो होगा उसको करना इजी होगा, ब्रांच फिर क्रॉस लिंक फिर नेटवर्क। तो इस तरह से इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज करती जाएगी, और इनको मैकेनिकली अब इनके ऊपर आपको जब ब्रेक करना पड़ेगा तो आपको स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। This is what is the polymer and how they are arranged, किस तरह से उनकी shapes कौन से हो सकते हैं, sources कौन से हो सकता है। Polymerization जो है we are not going in detail the polymerization processes, just to give you an idea कि polymerization is that process जिसके through ये different polymers बने होते हैं। Because I told you कि ये एक मटीरियल की ऐसी टाइप होती है या ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें बहुत सारे जो यूनिट्स होते हैं they will combine to give you the different structures। तो polymerization वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है लीनियर बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, नेटवर्क्स बना सकते हैं। तो दिस इज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। डिफरेंट होते हैं, एडिशन होती है, कंडेंसेशन होती है, ग्राफ्टिंग होती है, डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस के पॉलीमराइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सम मेन टर्मिनोलॉजीज व्हिच वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द पॉलीमर्स आर। डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलीमर्स के लिए, बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि ये नंबर ऑफ द रिपीट यूनिट्स जो है वो कंबाइन करते जा रहे हैं, तो वो जो नंबर ऑफ द रिपीट यूनिट्स उसमें कंबाइन कर रहे होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से, या उसके लिए जो पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं दैट इज ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन। तो इसको हम स्मॉल एन या कैपिटल, यूजुअली हम इसको वैसे स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज यूजुअली आउटसाइड द यूनिट ऑफ द मोनोमर्स, उसके बाहर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको लिखते हैं, तो इसको यूजुअली स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर अगर कहीं पे वो कैपिटल एन के साथ भी लिखी होगी तो दैट विल नॉट बी फॉल्स, बट conventionally that is for the small n. The number of the monomeric unit in a molecule or polymer or oligomer, because in the reality polymer consists of the chains of the different lengths. So this is the degree of the polymerization. Type of the polymerization, as I told you earlier कि बहुत सारे methods हैं जिनसे polymers जो हैं वो बन सकते हैं। Addition polymerization है, condensation polymerization है और copolymerization है। These are the three basic methods which can be used to form the polymers. एडिशन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो आपके पास मोनोमर्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं वो इस तरह से कंबाइन करते जाते हैं, एक ही चेन में रिपीट होते जाते हैं, और रिपीट होने से आपके पास जो पॉलीथीन का जो मतलब कोई भी जो मोनोमर रहता है वो मोनोमर बनते जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो यूनिट्स कंबाइन होते जाएंगे और चेन के अंदर, और इसको हम कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या इसको सिंपल चेन पॉलीमराइजेशन या फिर इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो कॉमन एडिशन पॉलीमर्स हैं इसमें लो डेंसिटी पॉलीमर्स हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स हैं, या फिर इसमें पॉलीइथीलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है और पॉलीस्टाइरीन है, एक्रिलोनाइट्राइड है। तो दिस चार्ट जस्ट गिव यू एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ द पॉलीमर्स आर प्रेजेंट। और ये जो पॉलीमर्स हैं इसके अलावा आपको बुक्स के अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स के यूनिट्स मिलेंगे। सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू के ये वाले पॉलीमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इनके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती हैं, और इनके जो यूसेज है या इनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी वेरी कर रही होती है। और ये जो बेसिकली हम मैकेनोकेमिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं वो यही उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और इनके कौन से यूसेज ऐसे होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इनको कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इनको किसी कमर्शियली किसी एस्पेक्ट से यूज कर सकते हैं।
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन में और एडिशन में डिफरेंस ये होता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में चेन बन रही होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें दो यूनिट्स कंबाइन होते हैं और एसेंशियली कोई एक मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल यूजुअली दैट लीव्स दैट चेन, ठीक है, वो उसमें से ओमिट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। दीज जब मैं आपको पॉलीमर की बुक रेफर करूंगी तो उनके अंदर ये डिटेल्ड मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन जो इनका मेन इसका पर्पस होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, कि इसमें जो यूनिट्स होते हैं, जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं एंड देन मेक अ चेन। तो उस चेन में से जो कोई भी एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, दैट मे बी द कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर काइंड ऑफ द गैस और एनी अदर काइंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और लाइक दिस, the smaller unit that may leave that chain। तो आपके पास जो ये चेन आ जाती है that will be of the polymer, और ये जो आपके पास जो इसका लीविंग ग्रुप होगा कि कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। तो दिस इज हाउ द टू मॉलिक्यूल्स कंडेंस एंड दे फॉर्म द बिगर मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज द कंडेंसेशन पॉलीमर। दिस इज सम काइंड ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इसमें पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर के डिफरेंट टाइप्स है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीएमाइड्स हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो है वो पॉलीमर जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी कर जाती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, दैट मे बी द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट मे बी द मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मैं ये जो टर्म है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर की, आई विल डिस्कस दीज टर्म्स लेटर एट सम स्टेज। तो अभी जो है आप दैट्स इनफ कि हम जो कंडेंसेशन है उसमें इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो कंडेंसेशन के हो सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कोपॉलीमर्स। यूजुअली जो कोपॉलीमर्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरह से जो हमारा पॉलीमरिक यूनिट होता है वो कंबाइन करता है, और आपके पास समटाइम्स एक पॉलीमर ही कंबाइन कर जाता है जब को जो पॉलीमराइजेशन होती है, एंड दैट इज नॉट एक्चुअली फॉलो द प्रोसेस ऑफ द एडिशन और लाइक दैट, और कंबाइन करके वो किसी भी तरह को अल्टरनेट पोजीशन में अरेंज कर लेता है, एंड दैट इज नोन एज द कोपॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, these are basically two main kind of the polymerization techniques which can be used. डिफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं कि एडिशन में और कंडेंसेशन में क्या है, these are some kind of the differences एडिशन पॉलीमराइजेशन के और कंडेंसेशन के। इसमें एडिशन में जो है वो कोई भी यूनिट लीव नहीं करता, लेकिन कंडेंसेशन में यूनिट बनता है। इसमें जो है जो कंडेंसेशन होती है वो स्टेप ग्रोथ होती है, और जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ये चेन ग्रोथ होती है। तो इसके अलावा जो हाई मोलेकुलर वेट पॉलीमर जो है वो जो एडिशन होती है उसमें फौरन से बन जाते हैं, कंडेंसेशन में नहीं इजीली बनते। जो इसमें लॉन्गर चेन रिएक्शंस होते हैं, टाइम दैट गिव हाई यील्ड एडिशन वाले में, और कंडेंसेशन में जो होते हैं लॉन्ग रिएक्शन लीनियर्स आर एसेंशियल टू ऑब्टेन विद हाई मोलेकुलर वेट। ये डिफरेंट इसके डिफरेंसेस हैं विच यू कैन स्टडी, और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मेन डिफरेंस आता है वो एडिशन में और कंडेंसेशन के पॉलीमराइजेशन में कौन सा आता है। देन टाइप्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस हमने इसको डिफाइन क्लासिफाई कर लिया। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स अगर आप इसको क्लासिफाई करते हैं तो दो टाइप्स में आप इसको कर सकते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और एक थर्मोसेट्स होते हैं। ऑब्वियसली आपको नेम से पता चल जाता है कि ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर। थर्मो के साथ आगे है तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो प्रॉपर्टीज पे आता है। अगर आप थर्मोप्लास्टिक देखें तो ये देखिए इसके अंदर कोई भी नेटवर्किंग नहीं है। तो ये वो बने पॉलीमर्स होते हैं जो टेम्परेचर के साथ आप उनको मोल्ड कर सकते हैं, आप उनको रीशेप कर सकते हैं, आप उनको रीमोल्ड कर सकते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनकी पॉलीमर चेन्स के अंदर इस तरह से जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं ये थर्मोप्लास्टिक्स है। और जो थर्मोसेट्स होते हैं उसमें आप देखें आपके पास यहाँ पे नेटवर्क जैसे बन गया है, ठीक है। तो ये अब यहीं से पता चल जाता है कि जो थर्मोसेट होता है वो जब एक दफा आप इसको बना लेते हैं तो विद द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, लेकिन थर्मोप्लास्टिक को आप विद इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर यू कैन चेंज इट। तो दिस इज द बेसिक टू टाइप्स ऑफ द पॉलीमर्स, एक वो जिन पर टेम्परेचर इफेक्ट करता है और एक वो जिनके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट रीशेपिंग में नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, लेकिन आप उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते। रीमोल्ड नहीं होगा, वो डिटीरियोरेट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन आप उसको रीशेप नहीं कर सकते। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इस काइंड ऑफ द थिंग के उसमें आप उसको अब अगर मैं आपको एक की फीचर बताऊं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो ये है कि जो थर्मोसेट्स होते हैं बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आप इसको बार बार रीशेप नहीं कर सकते। जो भी इसकी स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो जाता है।
तो इसकी इपॉक्सीज फिनोलिक्स जो होते हैं या कोई भी ऐसे जो 3D में खुद को फॉरन से कन्वर्ट कर देते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जो इसमें डिफरेंसेस हैं, यू कैन चेक फ्रॉम दिस स्लाइड the differences between the thermoplastic resin and the thermoset resins, and these are formed by the addition polymerization। और जो thermoset होते हैं वो कंडेंसेशन से बनते हैं। जो thermoplastic है उनका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और जो थर्मो I told you कि ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, और इनकी अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इनकी जो है ये सॉफ्ट नहीं होते, हीट के साथ मोल्ड नहीं कर सकते आप इनको, हाई मोलेकुलर वेट होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज इसके रिवर्स होती हैं। इनको वीक होते हैं रिलेटिव टू थर्मोसेट्स, और सॉफ्ट भी हो जाते हैं हीट के साथ, इनको रीमोल्ड कर सकते हैं, इनको लो मोलेकुलर वेट होते हैं, और इनको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से दिस इज द क्राइटेरिया बेस्ड, इस क्लासिफिकेशन को समटाइम्स द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर इफेक्ट भी कहते हैं इसी क्लासिफिकेशन को। तो दिस इज अनदर स्लाइड ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन। बेसिकली वो इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन सिर्फ इसको एक ग्राफिकल नोट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया कि पहले जो है मटेरियल जो पॉलीमर होता है वो मोबाइल फॉर्म में होता है, फिर वो विस्कस फॉर्म में होता है, फिर रबर लाइक फॉर्म में चला जाता है, पार्शली क्रिस्टलाइन हो सकता है, पार्शली सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, और द लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दैट इन बिटवीन, दैट समथिंग जिसमें आपका विस्कस से आपका फ्लो जो है लिक्विड उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ द थिंग्स जिसमें आपके जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट जो है पॉलीमर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीमर जिसको हम कहते हैं कि ये है पॉलीमर की अरेंजमेंट। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक चीज़ कही थी कि एक बहुत, अब ये जो मैं आपको पॉलीमर, मैं तो आपको एक लेक्चर दे रही हूँ, बेसिकली देयर आर सेवरल कोर्स ऑन द पॉलीमर्स। तो ये एक पूरी की पूरी ब्रांच होती है, दिस इज द वेरी ब्रॉड इंपॉर्टेंट ब्रांच जो बेसिकली होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द पॉलीमर। तो अब जिसको हम ये जो टेक्टिसिटी कह रहे हैं, जो ग्रास ट्रांजिशन है वो तो उसका ऑब्वियसली दैट इज द टेम्परेचर जहाँ पे मटेरियल सॉफ्ट से हार्ड जो है उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी स्टेज है जहाँ पे मटेरियल सॉफ्ट होता है, कहाँ से वो डिस्कस फॉर्म में जाता है। अच्छा बच्चे, एक चीज़ है कि यहाँ पर किसी का माइक ऑन है, तो आप ना अपने माइक्स ऑफ कर लें, दैट वुड हेल्प यू टू यू नो अंडरस्टैंड। तो आप अपना माइक ऑफ कर लें, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आप लोग अपने माइक्स जरा एक दफा चेक करें, किसी एक बच्चे का माइक जो है वो ऑन है, लेट मी चेक। अवैस का माइक ऑन है, यस अवैस आप अपना जरा माइक ऑफ कर लें। यस तंजील, यू रेज्ड हैंड। तंजील आपने हाथ खड़ा किया है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ जी मैम एक चीज तो ये आपसे पूछनी थी कि अब बस कर दें, बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं हो गया? अच्छा हाँ, एक चीज लेक्चर ऐसा है कि मैं आपको ये जो लेक्चर दूंगी ना, तो मैं आपको इसको स्टडी करने के लिए पूरा वीक दूंगी, बिकॉज असल में अगर मैं आप लेक्चर को इस तरह से स्टडी करेंगे ना कि आप उसको थोड़ा सा पार्ट आज थोड़ा सा, तो ना आपकी कनेक्टिविटी डेवलप होगी ना मेरी कनेक्टिविटी डेवलप होगी। तो मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं आपको पूरा वीक इसको मैं आपको बुक भी दूंगी, और मैं आपको इन स्लाइड स्टडी इट, और मैं आपको रिकमेंडेड बुक भी इसमें फॉरवर्ड करूंगी आप लोगों को, ताकि हम जब एक्चुअल कोर्स स्टार्ट करें तो आपकी थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। यस, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं आपसे? यस श्योर, यू कैन रेज द हैंड, आई कैन सी दैट। ओके मैम। मैम फिर एक क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन था मैम अभी। जी जी पूछिए। यस तंजील आपकी आवाज आ रही कर रहा था कि आपने डिस्कस किया था कि ब्रांच चेन्स जो हमारे पास पॉलीमर्स आती हैं उनकी अगर हम चेक करें तो इनएबिलिटी है टू क्लोज पैकिंग। यस यस यस। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो जब ब्रांच क्रिएट होगी तो ब्रांच के थ्रू इसमें सेकेंडरी फोर्सेस ज्यादा डेवलप होने के चांसेस नहीं होंगे? एक्चुअली यू नीड द ग्रेटर स्पेस। देखिए आपको स्पेस ज्यादा चाहिए ना, अगर आपकी स्ट्रक्चर है और एक लीनियर स्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है, ठीक है, आप उस चीज को आपको लिए समेटना इजी है या उस चीज को समेटना आपके लिए ज्यादा इजी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं और यू डोंट वांट टू यू नो आप उन ब्रांचेस को वो ब्रेक नहीं करना चाह रहे, यू नीड स्पेस। आप स्पेस जो देंगे,
ये बात तो समझ आ गई थी कि इसमें स्पेस ज्यादा होगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन Yes. ये था कि ये देखें ब्रांचेस हैं, जब इसमें हम्म। ब्रांचेस हैं तो इस लिंकेज साइड, सेकेंडरी फोर्सेस की लिंकेज साइड जो है वो ग्रेटर नहीं हो जाएंगी इससे? ग्रेट लिंकेज फोर्सेस ग्रेटर होंगी। फोर्सेस तो अनदर चीज है ना, आप उसको पैक जब करने जा रहे हैं तो तब आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर आपकी उसकी फोर्सेस देखना चाह रहे हैं तो फोर्सेस तो ऑब्वियसली ब्रांच की ज्यादा फोर्सेस होती है, उसमें ज्यादा कनेक्टिविटी के चांसेस है। लेकिन अगर आप उसी चीज को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक ही जगह पे रखना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या रखना है, आपने उसकी फोर्सेस भी तो आपकी उसकी तभी इफेक्ट होंगी ना अगर उसकी फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हों कि वो उसका स्ट्रक्चर डैमेज ना करें, ठीक है, तो फिर ही वो चीज यूजफुल है। तो आप अगर आप इसको पैक करना चाहते हैं तो आपको पता है लीनियर, जब मैं आपसे कहती हूँ लीनियर स्ट्रक्चर है तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि लीनियर स्ट्रक्चर में भी तो नीचे देखिए ग्रुप्स लगे होते हैं ना, कार्बन की जो बैकबोन होती है, इसकी चेन होती है, उसमें हैंगिंग इसके पेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। अब वो जो पेंडेंट ग्रुप होता है वो कौन सा है, ठीक है, वो अगर सिंपल हाइड्रोजन है तो इट इज इजी टू हैंडल फॉर दैट, और अगर वही वहाँ पे क्लोरीन का ग्रुप है तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई है तो हैंडल करना मुश्किल हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हैंडल करना डिफिकल्ट है। अच्छा, इन सबको छोड़ के अगर स्टाइरीन का ग्रुप लग जाएगा तो अब उसकी जो आपकी पैकिंग करनी होगी वो आपको ये चीज मैटर करती है कि ग्रुप्स कौन से साथ में लगे। लेकिन लीनियर चेन है तो लीनियर चेन का मतलब है कि एक ही चेन के ऊपर लगे हैं, आप इसके अंदर नेटवर्किंग, जब आप ब्रांच कह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप उसका नेटवर्क बनाने की तरफ उसको ले जाते हैं। लेकिन जब आप लीनियर उसका स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं तो आप उसका नेटवर्क अवॉइड कर रहे होते हैं। तो दिस इज द थिंग कि अगर आप उसको लीनियरली कर रहे होते हैं तो फिर उसको आपको कॉइल करना इजी होता है, बिकॉज ये जो चेन्स होती है ये जैसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे नूडल्स होते हैं, तो नूडल्स केस में क्या होता है कि आपके पास कॉइल फॉर्म है तो आप उसको जब सीधा करते हैं तो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर आपको बन जाता है, उसके साथ कोई भी ग्रुप्स हैंग नहीं किए होते। तो आपने देखा ना नूडल्स कितने इजीली अच्छे अच्छे तरीके से एक छोटे से पैकेट में पैक्ड होते हैं, और जब आप उनको ओपन करते हैं तो कितने ज्यादा हो जाते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ द थिंग विद द पॉलीमर्स एज वेल। तो अगर ग्रुप्स उसके साथ अटैच होते हैं तो उतना ही ज्यादा यू नीड टू टेक केयर अबाउट द स्पेस एज वेल। थैंक यू सो मच मैम। और था क्या हम ये कह सकते हैं कि तमाम पॉलीमर्स एज अ मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं बट तमाम मैक्रोमोलेक्यूल्स एज अ पॉलीमर नहीं है? यस इट्स ट्रू, सारे पॉलीमर्स मैक्रोमोलेक्यूल्स होंगे लेकिन सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स नहीं होते पॉलीमर्स। इट इज ट्रू स्टेटमेंट। यस Sohaib, you raised hand. जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो कुछ है, मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत ज्यादा आ रही है, थोड़ी सी कम करें। ठीक है मैडम, वो पढ़ा के फिर ऐसे रहते हैं ना हम भी। अच्छा जी, तो मैम वो मैं ये कह रहा था ये जो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इनको बंद बंद हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि बस नो, आपने इसको कुछ नहीं करना। मैं ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ बिकॉज आपका जो कोर्स है वो तो मैकेनो केमिस्ट्री का कोर्स है। मैं आपको ये ओवरव्यू इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आप किस चीज की मैकेनो, मतलब आप किस चीज की डिफॉर्मेशन स्टडी करना चाह रहे हैं, असल में है क्या चीज, कि आपने सब वो बच्चे जिन्होंने कभी अगर पॉलीमर का कोर्स एंटायरली पढ़ा ही नहीं है तो उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करें। जी मैडम, जी मैडम। मैम क्लास के 4 बज गए, टाइम खत्म हो गया। मैडम साइमा की कॉल आ रही है बार-बार क्लास उनकी। अच्छा चले ये इसको फिनिश कर लेते हैं फिर हम करते हैं इसको, ठीक है। अब इस मीटिंग को वाइंड अप होने से पहले, ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर। तो इसमें आपके पास ये जो है ये इसका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट ये मैं आपको डिस्कस करूंगी लेटर ऑन किसी स्टेज पे जब हम मैकेनो को पढ़ रहे होंगे तो इसका लिंक इसके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आ जाती है आपके पास टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी इज दैट अरेंजमेंट व्हिच इज द एक्चुअली द कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आप इस टर्म को, आपको पता है ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कन्फर्मेशंस होती हैं, या फिर इसको अगर मैं एक ब्रॉडर सेंस में कहूँ तो ये होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन जब आपके पास पॉलीमर्स के केस में आ जाती है दिस इज द टेक्टिसिटी। और अगर
ये जानना चाहते हैं व्हाट इज एक्चुअली द टैक्टिसिटी. दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. एज दिस these materials are somehow very much different from the other materials or other organic materials, तो इसलिए यहाँ पे इसको पर्टिकुलरली हम डिफाइन कर लेते हैं टैक्टिसिटी. तो इसलिए जब आप पॉलीमर्स की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कुछ बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, यंग्स की बुक्स हैं, मे बी फ्राइड में भी, इस तरह से आपको एक स्टीरियो केमिस्ट्री के पूरे पूरे चैप्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है. और पर्टिकुलरली ये जो टर्म होते हैं ये टैक्टिसिटी की टर्म होती है. देन देयर आर द मोलेकुलर वेट व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलीमर्स. तो इसको हम पॉलीमर जो होते हैं उनको उनके मोलेकुलर वेट के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं. तो जो क्लास ट्रांजिशन है, सिर्फ अगर आप उसको डिफाइन करें, इट इज द टेम्परेचर एट विच द अमॉर्फस सॉलिड बिकम्स सॉफ्ट अपॉन हीटिंग और द ब्रिटल अपॉन कूलिंग, and the glass transition temperature is lower than the melting point of the crystalline form. तो ये वो वाली स्टेज होती है जहाँ पे आपका जो मटेरियल होता है वो हार्ड से सॉफ्ट फॉर्म की तरफ ट्रांजिट करता है, ट्रांजिशन होती है. इसमें पॉलीमर्स के केस में आपको शार्प मेल्टिंग, शार्प बॉइलिंग इस तरह से नहीं नजर आती, सॉरी, बल्कि इसमें छोटे छोटे चूंकि ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए आपको इसमें जो ट्रांजिशंस होती हैं वो डिफरेंट जो है उसमें इस फॉर्म में पता चलती है, जिसमें आपके पास ग्लासी स्टेट होती है एंड दैट बिकम्स टू द सॉफ्ट स्टेट और दैट बिकम्स द सिंपल उसमें रबरी स्टेट, ठीक है. फिर आ जाती है आपके पास टर्म टैक्टिसिटी, जो मैंने अभी आपको बता दी कि ये होती है बेसिकली अरेंजमेंट. तो आप इसको तीन तरह से इसकी अरेंजमेंट आप डिफरेंट बुक्स के अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें एटेक्टिक होता है, आइसोटेक्टिक होता है और सिम्बियोटेक्टिक होता है. एटेक्टिक का मतलब होता है कि जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, विच इज मोर कन्वीनियंट. अगर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है तो कोई भी अरेंजमेंट कर लें, दैट इज समथिंग वेरी मच कन्वीनियंट. आइसोटेक्टिक करें, सारे के सारे एक साइड के फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे ले लें, जैसे हम नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिस की कॉन्फ़िगरेशन, सिस जो होती है उस ट्रांजिशन को यहाँ पे हम यूज करते हैं. सिम्बियोटेक्टिक अल्टरनेट होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम ट्रांस की टर्म यूज करते हैं. तो बेसिकली हम सारी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो वही यूज कर रहे होते हैं. सिर्फ ये होता है कि चूंकि पॉलीमर्स में हमारे पास ग्रुप्स बहुत बड़े होते हैं, तो हम इसके लिए पूरे के पूरे सेपरेट जो होते हैं वो डिफाइन कर लेते हैं. उसके बाद है आपके पास शेप्स, कन्फर्मेशंस की शेप्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लीनियर शेप्स हो सकती हैं. ये जो शेप्स हमने पहले भी देखी है ना, जो ब्रांच होती हैं, ये वो इस तरह से. और मॉलिक्यूल जो होता है उसमें वो ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रोटेशंस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कन्फर्मेशंस व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली बुक्स के अंदर मिलेंगी. मोलेकुलर वेट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलीमर्स. तीन इसके जो मोलेकुलर वेट होते हैं, मोलेकुलर वेट इज नॉट लाइक दैट कि आपने ये ले लिया, ये 60 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है. दिस इज नॉट लाइक दैट. इसकी जो टर्म यूज होती है वो हमेशा एवरेज की यूज होती है. एवरेज मोलेकुलर वेट होता है, एवरेज नंबर एवरेज होता है मोलेकुलर वेट, इसका वेट एवरेज, चेन एवरेज और इस तरह से वॉल्यूम एवरेज होता है. दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू कैन सी इन द लिटरेचर वेरी फ्रीक्वेंटली. और ये जो है इससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो पॉलीमर होता है हमने उसको किस तरह से लेना. मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास अगर डिफरेंट नंबर ऑफ चेन्स हैं प्रेजेंट, जैसे मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि चेन्स प्रेजेंट है, तो अगर चेन्स प्रेजेंट है तो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है? आपके लिए ये कन्वीनियंट है कि या तो आप नंबर ऑफ चेन को गिन लें, सॉरी, आप नंबर ऑफ चेन को गिन लें, 1 2 3 10 चेन्स है, तो आप कहते हैं कि नंबर एवरेज कितना है? 10 है. अब आपसे आपके पास सेकेंड मेथड क्या है? आप उस चेन का वेट करें. एक चेन है 10 ग्राम की, कितना आया? एक चेन का वेट 10 ग्राम है. 10 चेन का वेट कितना आया? 100 ग्राम है. वेट एवरेज करते हैं, वेट एवरेज किया, कितना वेट आया? 100 ग्राम. ये जो है इसका एवरेज वेट आएगा. इस तरह से उसको पूरे के ऊपर अप्लाई करते हैं. वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है, सॉरी. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हम उसका नंबर एवरेज, वेट एवरेज, वॉल्यूम एवरेज, मोलेकुलर वेट जो है वो कंसिडर करते हैं. इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स की, जिसका फॉर्मूला होता है MW/MN. ये वेट एवरेज ओवर नंबर एवरेज मोलेकुलर वेट होता है, और जो इसकी डिस्पर्सिटी की वैल्यू होती है वो 1 to 10 होती है. अब अगर आपको मैं ये फार्मूला दिखाऊं तो आपको फार्मूला देख के आइडिया हो जाएगा कि जब पॉलीडिस्पर्सिटी जो होती है वो 1 होगी तो उसमें आपका बेसिकली वेट एवरेज और नंबर एवरेज जो होगा वो उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो दोनों वैल्यूज होगी वो सेम होगी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इक्वल वैल्यूज के केस में वो 1 आ जाएगी. और इस तरह से आपके लिए जो वेट या फिर चेन जो होता है उसको लेना इजी हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद अभी मैंने आपको रेशियो
रेशो का बताया कि आपने रेशो लेनी हो तो आप इस तरह से वेट एवरेज ले सकते हैं और नंबर एवरेज ले सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1, 1 to 10 तक हो सकती हैं। और अगर ये आपकी वैल्यू जो है वो डिफाइन करती है, अगर आपकी वैल्यू जैसे MW और MN की वैल्यू 2 आ जाती है तो इसका मतलब है कि कंडेंसेशन हुई है। अब एक लम्हे के लिए आप इस स्टेटमेंट पर गौर करें तो आपको सारी इसकी कंडेंसेशन का बैकग्राउंड समझ आ जाता है। जब आप कंडेंस करते हैं तो वैल्यू 2 कब आएगी? वैल्यू 2 तब आएगी जब आपके यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो डबल होगी एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो तब आपके पास इसकी वैल्यू 2 आएगी। और आपको पता है जब दो यूनिट कंडेंस करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो तब वो एक यूनिट बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट आपके पास, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे MW ओवर MN वैल्यू अगर 2 आ गई है PDI की, तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम द लेक्चर बुक। उसके बाद है आपके पास एप्लीकेशंस, बहुत सारी न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं। नाउ आपके पास एक ओवरव्यू आ गया है, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ द एप्लीकेशंस। पॉलीमर्स है, कहाँ पे यूज हो रहे हैं, बहुत सारे। आप अपने आसपास से आज ही देखना शुरू कर दें, आपको हर चीज़ में पॉलीमर ही नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा। इतना ज़्यादा ये फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है। ये जो हम कहते हैं ना चाइना की मार्केट है वो कितना फ्लरिश कर गई और कितना, तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा यूनिट है पॉलीमर्स का। तो जिसकी वजह से ये जो मार्केट है वो इतना ज़्यादा फ्लरिश कर गई कि हमारे पास हर चीज़ का डुप्लीकेट आ गया, हर चीज़ को हमने पॉलीमराइज कर दिया, हर चीज़ की हमने जो है वो अल्टरनेट बना दी। तो दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ द पॉलीथीन, लेकिन ये एक एग्जांपल है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद आप जो इसकी एप्लीकेशंस है वो जो आर द बिजनेस एप्लीकेशंस व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड यू व्हिच कैन बी स्टडीड। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको एक बुक जो फॉरवर्ड करूंगी दैट विल बी ऑफ बिल मेयर, ठीक है। लेकिन बिल मेयर इज वन वेरी गुड ऑथर टू स्टडी द पॉलीमर्स। इसके अलावा भी बुक्स हैं, फ्राइड की बुक है, यंग्स की बुक है। मैं आपको सिर्फ एक बुक फॉरवर्ड इसलिए करूंगी जस्ट टू डिवेल्प योर कंसंट्रेशन, ताकि मैं आपको बहुत ज़्यादा ना करूँ, ताकि आप एक को पढ़ें और आपको उसी से समझें। लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको लेक्चर दिया है ये क्लिप्ड हैं, ये मैंने खुद से नहीं बनाई, ये क्लिप हैं डिफरेंट सोर्सेज से, इंटरनेट से। आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, स्लाइड शीट मिल जाएंगी, नेट पे अवेलेबल है। यू कैन टेक दोस एज वेल टू प्रिपेयर योर लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। Okay, I think you don't have any questions. So, जी मैम, कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू मैम। okay, I'm going to end this meeting. थैंक यू सो मच मैम। Take care. Allah Hafiz. काफी